श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट करके अफसरों को चेतावनी दी है। उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, सही बिल समय पर बिल उपभोक्ता को मिले। चेयरमैन यूपीपीसीएल 100% प्रो बिलिंग सुनिश्चित करें। लापरवाह डिस्कॉम्स पर कार्रवाई करें। उपभोक्ता सेवाओं में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं का उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार उपभोक्ताओं की है। प्रमुख सचिव ऊर्जा उपभोक्ता सेवाओं की निगरानी करें। नमस्कार, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि कोरोना के इस काल के दौरान ये बजट आया, कितना मुश्किल भरा ये काम रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बार बार आकलन लगाया जा रहा था कि अर्थव्यवस्था श्रिंक हुई है। कोविड के समय जब लॉकडाउन हुआ, आप देश की जनता के साथ क्या साझा करना चाहेंगे? अमित जी, मैं पहली बात तो ये कहूंगा, जहां इस महामारी ने दुनिया भर के सामने एक बड़ा संकट खड़ा किया है। बहुत सारे देश हैं जो अर्थव्यवस्था बचाने की बात करते हैं, तो कुछ हैं जो जान बचाने की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जान है तो जहान है, इस मूल मंत्र के साथ काम किया और दुनिया भर में मृत्यु दर सबसे कम रही तो भारत में रही। और इसके साथ साथ जहान को बचाने के लिए जान भी और जहान भी जब ये निर्णय किया तो आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आए। उसके चलते इतना बदलाव आया है कि पिछले 4 महीनों में जीएसटी कलेक्शन लगातार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रही और जनवरी में तो 1,20,000 करोड़ के लगभग हुई, जो आज तक की सबसे ज्यादा है। जी, इस बार का बजट इसलिए चुनौती भरा था कि आमदन कम थी और खर्चा आप सब लोग कहते थे ज्यादा करना है, और हमने वही किया। देश हित में अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हम लोगों ने खर्चे को बढ़ाने का जिम्मेदारी ली है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% ज्यादा वृद्धि होगी। 2,23,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा होगा। 35,000 करोड़ के लगभग वैक्सीन पे भी खर्चा हो रहा है। और यही नहीं, 1,18,000 करोड़ रुपया सड़कों के ऊपर, 1,10,000 करोड़ रुपया रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, और 50,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन हो या 20,000 नई बसें खरीदने की बात हो। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्चा करने जा रहे हैं, उससे देश भर में एक नई गति अर्थव्यवस्था को मिलेगी। और जो कहते हैं कि जितना सरकार खर्च करती है उसके लगभग 2.5 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नज़र आता है, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट उसको कहते हैं। तो इससे भी आप देखेंगे आने वाले समय में और तेजी आएगी। और जो दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा कि भारत लगभग 11.5-12% की दर से बढ़ेगा, निश्चित तौर पर इस साल हम वो IMF ने भी कहा। जी 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 अनुराग जी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप हो गए वित्त मंत्री, निर्मला जी हो गई, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, बार बार कह रही है कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत को और सहायक बनाएगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बजट जो है वो असल में सूट बूट वालों के लिए है। एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, आई एम कोटिंग इट, फॉरगेट पुशिंग कैश इन द हैंड्स ऑफ पीपल, मोदी गवर्नमेंट प्लान्स टू हैंड ओवर इंडियाज एसेट टू इट्स क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स। क्या आपको लगता है कि बजट के कुछ ही मिनटों बाद इस तरह की प्रतिक्रियाएं आने लग गई थी, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से? क्या आपको लगता है वो आप बजट समझा नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए? देखिए, वो हाउस में बैठेंगे तो समझ पाएंगे, पर आज तो हाउस में राहुल जी जितनी देर बैठे उतनी देर किसी और से, कितनी देर किससे बात करते रहे, उसके बाद उठ के चले गए। जो भी किया होगा मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, उनकी अपनी इच्छा है। कितनी गंभीरता उनको सदन के अंदर दिखानी है उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो प्रश्न उन्होंने उठाया, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मनरेगा में 73,000 करोड़ हम खर्च करने जा रहे हैं, कांग्रेस 30,000 करोड़ खर्च करती थी। ये किसके लिए है? गरीब के लिए, मजदूर के लिए है। पीएम किसान निधि हमने 1,10,000 करोड़ रुपये किसानों को सम्मान निधि के रूप में दी। किसके लिए? किसान के लिए। इस बार हम 65,000 करोड़ का और प्रावधान करके चल रहे हैं। यही नहीं, ये 20,000 बसें खरीदेंगे। किसके लिए? गरीब आदमी के लिए, जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा मिलेगा। ट्रेन पे 1,10,000 करोड़ खर्च करेंगे। किसके लिए? हिंदुस्तान के गरीब आदमी के लिए। और यही नहीं, सड़कें अच्छी किसके लिए बना रहे हैं? हिंदुस्तान के लोगों के लिए। इसमें किसको कौन क्या देने जा रहा है? आखिरकार राहुल गांधी जी के पास कोई अच्छा विकल्प है तो देश के सामने रखना चाहिए।
केवल रोना रोने से क्या होगा? राहुल गांधी जी की सरकार के समय फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत आता था, यानी कि दुनिया भर की जो 5 सबसे खराब अर्थव्यवस्थाएं जो कभी भी मर सकती थी, गिर सकती थी, उनमें से एक भारत का नाम था। और उन अर्थव्यवस्थाओं में उसी अर्थव्यवस्था भारत को जब मोदी जी ने आकर संभाला तो दुनिया के 11वें नंबर से लेकर 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाकर खड़ा कर दिया। और हम अगले 4-5 वर्षों में भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। देश के किसानों की आय को दुगना 2 साल में करने जा रहे हैं। देश के किसानों को लागत प्लस 50% मूल्य हमारी सरकार ने दिया है। देश में ग्रामीण स्तर पर गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना हम लेकर आए। अब उसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हम लेकर आ रहे हैं। 64,180 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं अमित जी। और यही नहीं, आयुष्मान भारत योजना हम लेकर आए, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में देते हैं। कोई आज से पहले क्यों नहीं कर पाया? एकलव्य स्कूल 750 हम बनाने जा रहे हैं, 100 सैनिक स्कूल बनाने जा रहे हैं। एम्स हमने पहले से ज्यादा दुगने बना दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ सेंटर्स हो, वेलबींग सेंटर्स हो, उनमें सुधार हम करने जा रहे हैं। एक चीज, आखिरकार ये पैसा किसके लिए है? ये देश के गरीब के लिए, महिला के लिए, मजदूर के लिए और नौजवान के हित में। अनुराग जी, मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार फिस्कल प्रूडेंसी के लिए जानी जाती है। पिछले 5-6 साल के अंदर एक अच्छी फिस्कल प्रूडेंसी इस सरकार ने जनरेट करी है, क्रिएट करी है, इसमें कोई दराई नहीं है। और आज जिस तरह का बजट आया उसको स्टॉक मार्केट ने भी सलामी दी है। हम कह सकते हैं कि बीएस, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे एनएससी हो, दोनों इंडेक्स जो है वो आज काफी बढ़त के साथ बंद हुए। लेकिन एक पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि कई विचारक भी कह रहे हैं और खासतौर पर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी इस बात को कह रहे हैं कि सरकार की योजना क्या है रोजगार देने के लिए। सरकार से जब रोजगार पे सवाल पूछो तो सरकार कहती है देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च कर रहे हैं, रोजगार उससे क्रिएट होगा, उससे जनरेट होगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हर सरकार ही पैसा खर्च करती थी। एक लॉजिक और एक तर्क ये भी दिया जाता है। अनुराग ठाकुर, ओवर टू यू। मैं 2 बातें कहूंगा जी। कांग्रेस के समय महंगाई दर 12% थी, जो हमारे 5 साल पहले मोदी सरकार के रहे तो 4% से कम ही रही। दूसरी बात, उनके समय जो फिस्कल डेफिसिट था वो 5.5-6% तक रहता था। हम कम करते करते उसको 3.4% पर ले आए और इस साल कोविड ना होता तो शायद हम 3.2% पे भी ले आते। लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि सरकार को खर्चा ज्यादा करना था और कर्जा लेना था। हमने देश के सामने बात रखी कि हम कर्जा लेकर हर गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सुविधा देंगे। हमने दी, जान भी बचाई, जहान भी बचाया। अब अर्थव्यवस्था तेजी के साथ पटरी पर आ रही है, वी शेप रिकवरी हो रही है। दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। दुनिया भर में अगर पॉजिटिव ग्रोथ कहीं पर बात हो रही तो हिंदुस्तान की हो रही है। एफडीआई निवेश सबसे ज्यादा आया तो भारत में आया, महामारी के समय में भी आया। तो पूर्व वित्त मंत्री हो या राहुल गांधी जी हो या कोई भी बात करते हो, ये लॉजिक से परे बात कर रहे हैं। आज दुनिया भर का व्यक्ति यही कहता है कि भारत को, सरकार को ज्यादा निवेश करना चाहिए ताकि रोजगार उत्पन्न हो। अगर सड़कें बनेंगी, नेशनल हाईवेज बनेंगे, ग्रामीण सड़कें बनेंगी, हेल्थ सेंटर बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, रेलवे लाइन बिछेगी, एमएसएमई को काम धंधा मिलेगा, बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन होगी और डीएफआई संस्थाएं बड़ी बड़ी बनेंगी, तो सारा पैसा कहां जाएगा? टेक्सटाइल पार्क 7 बनेंगे, मोबाइल डिवाइसेस के पार्क बनेंगे, मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के पार्क बनेंगे। इसमें जो रोजगार लाखों लोगों के लिए उत्पन्न होगा, किसके लिए? हिंदुस्तान के लोगों के लिए होगा। और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं वो किसके लिए? कंपनीज के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि 5 साल में उनको इंसेंटिव देंगे ताकि हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट ज्यादा हो। आप फॉरेक्स भी ज्यादा कमाएंगे, रोजगार भी ज्यादा देंगे, अर्थव्यवस्था को भी ऊपर लेकर जाएंगे। एक तीर से 3 निशाने आप कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? लेकिन चलिए, आपने बोला एक तीर से 3 निशाने, लेकिन ये एग्रीकल्चर सेस ही किसका निशाना था? और क्या इससे पेट्रोल और डीजल तो निशाने पे नहीं आ जाएगा? क्योंकि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने बोला ये पहली सरकार है जो ये लॉजिक दे रही है कि हमने सेस लगा दिया लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। और एग्रीकल्चर सेस पर आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? क्योंकि शायद चिदम्बरम जी ने ये नहीं देखा कि हमारी सरकार इतनी पारदर्शी तरीके से काम करती है जी, कि जो उनके समय में बजट बनते थे, एक्सटर्नल बोरोइंग की बात उस पर पूरी आती नहीं थी, पूरी जानकारियां दी नहीं जाती थी। हमारी सरकार ने एक्सटर्नल बोरोइंग की भी पूरी जानकारी दी। यहां तक कि जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में से पैसा इकट्ठा होता था उसको एफसीआई को दिया जाता था कर्जे के रूप में।
खरीद करने के लिए और आगे जो पीडीएस सिस्टम चलता था, हमने वो नहीं किया। हमने अपने बजट पर लिया है, पारदर्शी तरीके से अपने बजट को पेश किया है। हम कोई छिपाते ही नहीं है। मैं आपके चैनल पर ठोक बजा के कह रहा हूं, पूरे मन के साथ कह रहा हूं, पूरी स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार की इस नीति के कारण नहीं बढ़ सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है। वित्त राज्य मंत्री का स्पष्ट रूप से कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने वाले हैं। जो सेस है वो टैक्स मैनेजमेंट है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है कीमतों के साथ। कीमतें नहीं बढ़ने वाली है, यानी आम जनता की जेब से कुछ नहीं निकलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, यानी भरोसा पूरा है कि किसान भी मान जाएंगे। अनुराग ठाकुर, वित्त राज्य मंत्री, थैंक यू सो मच। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं जाने माने योग गुरु और पतंजलि के सर्वे सर्वा बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, अभिनंदन है आपका, नमस्कार। मोदी सरकार के इस बजट का मूल मंत्र था आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देना। क्या आपको बजट में इसके संकेत दिखे हैं साफ तौर पर? मेरा सीधा सवाल है आपसे बाबा।
देखिए अमीश भाई, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो ढांचागत मूल सुविधाएं चाहिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मोदी सरकार ने सड़क से लेकर के रेलवे से लेकर के, दोनों मंत्री भी हमारे बड़े धाकड़ हैं, आदरणीय श्री पीयूष गडकरी जी और दोनों ही। तो अब इधर एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा गांव, गरीब मजदूर, किसान, खेत खलिहान के लिए उस मंडियों के आधुनिकीकरण की बात हो, एग्रीकल्चर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने की बात हो, किसानों को एमएसपी 1.5 गुना देने से लेकर के उनके डेयरी उद्योग और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से लेकर के जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के साथ एक बायोडाइवर्सिटी, और अभी तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो कार्यक्रम चलेगा उसमें 2 लाख करोड़ रुपए और किसानों की जेब में जाएगा, जो आज इंडोनेशिया, मलेशिया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और हेल्थ में 135% ग्रोथ के साथ, 137% ग्रोथ के साथ 2,32,000 करोड़ का बजट, माने एक तरफ देश के लोगों के विकास की जहां चिंता है, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता रखते हुए मुझे लगता है एक बैलेंस और एक प्रोग्रेसिव बजट है। अब इसमें मिडिल क्लास के लिए भी मैं आश्वस्त हूं, कुछ नया सरकार और अनाउंस करेगी और करना ही चाहिए। देखिए इतना जरूर है बाबा थोड़ा सा डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से कि मिडिल क्लास खाली हाथ है के ऊपर जोर पड़ेगा, लेकिन देश के लोग इतने उदार हैं, वो इतना पैसा तो दे देंगे। लेकिन मिडिल क्लास को तो राहत यह है कि कोई नया टैक्स नहीं लगा दिया उनके ऊपर, और हालांकि पुराने टैक्स में कोई राहत भी नहीं दी। लेकिन एक बात बाबा रामदेव मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, ये बार बार सवाल खड़ा होता है, हालांकि पहले इस देश में इस तरह की बातें मुख्य विपक्षी दल तो नहीं करता था कि ये पूंजीपतियों का बजट है, इसमें सिर्फ अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों को देश की संपत्ति का हैंडओवर कर रही है, ये बार बार आरोप लगाया जाता है और आज भी ये कहा गया, क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? देखिए अमीश भाई, लोग कहते हैं कि सरकारी संस्थान बेच डाले। मैं एक बात कहता हूं कि इतने पेंडेमिक के बावजूद, इतनी चुनौतियां, संघर्षों, मुसीबतों के बावजूद सरकार ने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया किसी भी प्रकार से, किसी के ऊपर भी। दूसरी बात जो है, देश को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो यदि कुछ लिमिटेड, एक सीमित मात्रा में देश की कुछ कंपनियों को उनको प्राइवेटाइजेशन भी किया जाता है, तो देश के लोगों के पास में उनके शेयर हैं, उनको भी यदि फायदा हो रहा है, तो इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? और जो ये कह रहे हैं कि भाई ये पूंजीपतियों के लिए बजट में कौन सा एक प्रावधान बता दीजिए किसी पूंजीपति के लिए किया गया हो? ये कहा जा रहा है बाबा, एक तरह से खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। और इससे बेहतर कोई जी अमित भाई, मैं कह रहा हूं बाबा, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, बजट आया नहीं और 15 सेकंड में घोषणा हो गई, ये पूंजीपतियों का बजट है। तो मुझे लगता है थोड़ा और विपक्ष को सब्र के साथ में अध्ययन करना चाहिए, और यदि उनके पास कोई विजन है तो देश के सामने उनको पेश करना चाहिए। तो इसमें जो विपक्ष में लोग हैं उनको थोड़ा सा हौसले के साथ कपालभाति या अनुलोम विलोम, थोड़ा शीर्षासन करने की आवश्यकता है, जिससे कि वो और मजबूती के साथ राष्ट्रहित की बात कर सके। और आत्मनिर्भरता किसका सपना नहीं है? क्या राहुल गांधी जी का सपना नहीं है जी? क्या हमारे तमाम विपक्ष के जो मित्र लोग हैं, क्या उनका सपना नहीं है? भारत हमारा है ना, हमारा है ना। हेल्थ के ऊपर बजट पड़ा, इसका फायदा किसको होगा? अमीरों का तो इलाज हो ही रहा था। आज ये 2,32,000 करोड़ रुपए किसको इसका फायदा होने वाला है? बाबा रामदेव, देखिए एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत से 1.5 गुना ये सारे किए जाने का ऐलान किया है। क्या आपको लगता है कि अब ये विरोध के स्वर थोड़े कम होंगे किसानों के? क्या किसानों का नजरिया भी सरकार के प्रति बदलेगा बाबा जी? हाँ, ये एक अच्छा कदम है। और देखिए अमीश भाई, अभी भी इस देश के करीब 80% से ज्यादा किसान सरकार के पक्ष में हैं। कुछ किसानों को गलतफहमी भी है, कुछ गलतफहमियां पैदा भी की गई हैं, और कुछ जो किसानों के वाजिब सवाल भी हैं। किसानों को पूरी तरह से हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके सारे मुद्दे जो है वो गौर करने लायक नहीं है। तो मुझे लगता है गतिरोध भी जल्दी खत्म होगा,
और तो आप बाबा देश को रामदेव MSP किसानों को करने से अपनी ओर से निश्चित रूप संदेश किसानों क्या को देंगे? फायदा होगा। बाकी कुछ कदम तो किसानों को खुद भी उठाने पड़ेंगे। मैं तो यही संदेश दूंगा, संवाद ही समाधान होता है, विवाद से कभी समाधान नहीं निकलता। तो संवाद होना चाहिए और दो कदम दोनों को आगे बढ़ करके यह जो गतिरोध है इसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसमें अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और तो किसानों को किसी भी राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए और जो भी वर्तमान की चुनौती है उनका सामना करने के लिए और जो अपनी जायज बातें उनको मनवाने के लिए किसानों को भी आगे बढ़ना चाहिए और सरकार उनको मानने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है अब गतिरोध खत्म होना चाहिए। सरकार ने कई चीजों पर सेस लगा दिया है और अगर आप बाहर से खास तौर पर बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं चार्जर या फिर मोबाइल की बैटरी या फिर कपड़े, तो उस पे भी एक ड्यूटी लगा दी गई है। क्या आपको लगता है इससे मेक इन इंडिया को, मेड इन इंडिया को एक बड़ा बल मिलेगा? देखिए, नीतिगत ये बहुत बड़ा फैसला है कि जो भी देश में खाद्य तेलों से लेकर के और बाकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के और तमाम मशीनरी, मुझे तो लगता है जो भी हम बाहर से मंगा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा करके सरकार ने एक भारत मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस, ये जो एक बड़ी मुहिम है आत्मनिर्भर भारत की, स्वदेशी से एक स्वावलंबी गौरवपूर्ण राष्ट्र बनाने की, उसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और अब जो इस देश में धनवान लोग हैं उनको भी अपनी तिजोरियां खोलनी चाहिए। जब सरकार सब कुछ कर रही है तो उनके पास जितना भी सरप्लस फंड है उसको देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अब उनको निवेश करना ही चाहिए। मैं आश्वस्त हूं कि इस दिशा में अच्छे कदम सरकार ने जहां उठाए तो उद्योगपति भी आगे आएंगे, वो भी पैसा लगाएंगे। जी। मैं तो ये मानता हूं सबको अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं कि लगभग 5 लाख लोगों को दिए वाले 5 सालों में एग्रीकल्चर से लेकर के योग करते हुए उद्योग के क्षेत्र में और लोगों को 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इस देश की जीडीपी को बढ़ाएंगे, इस भारत को विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। तो सब लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी, अभी तो देश बनेगा अमिश भाई। हर पल की